ओके, सर्वे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सुनवाते हैं आपको। किरीट पारिक कमेटी की सिफारिशें जब से लागू हुई हैं उसके बाद से जो इसके क्लाइंट हैं, जो इसके कंज्यूमर हैं, उनको सस्ती गैस का फ़ायदा काफ़ी मिल रहा है। उसमें सबसे बड़ा प्राइमरी सेक्टर है फर्टिलाइज़र। उसके स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी तेज़ी हमने पिछले 3-4 दिनों में देखी है। तो इस सेक्टर के आउटलुक को थोड़ा समझते हैं और इसकी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इस पर हमारे सहयोगी लक्ष्मण राय बातचीत कर रहे हैं फर्टिलाइज़र सेक्रेटरी अरुण सिंघल से। जी थैंक यू नीरज जी। दरअसल पिछले दिनों दो बड़ी खबर आई, एक तो कि मानसून नॉर्मल होगा और दूसरा कि नेचुरल गैस की कीमतें, घरेलू नेचुरल गैस की कीमतें सरकार ने घटाने का फैसला लिया नए फार्मूले के हिसाब से कहें तो। अब इन दोनों का फर्टिलाइजर सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में क्या कुछ ऐसी खबरें और आने वाली है, इस पर बातचीत करेंगे। फर्टिलाइजर सेक्रेटरी अरुण सिंघल साहब हमारे साथ हैं। सर आपका स्वागत है CNBC आवाज में। सबसे पहला सवाल तो ये कि 6 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक में नेचुरल गैस प्राइस के नए फार्मूले को मंजूरी दी गई, जिससे उसकी अधिकतम कीमत अब जो है $6.5 पर MMBTU रह गई है। क्योंकि गैस का एक बड़ा कंपोनेंट होता है फर्टिलाइजर उत्पादन की लागत में, करीब 80 से 90% होता है। तो इससे लागत में कितनी कटौती आएगी और क्या उस कटौती से फर्टिलाइजर के दाम घटेंगे या फिर आप उसको फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? जैसा आपने कहा 80 से 85% यूरिया जो बनती है उसकी लागत गैस की लागत होती है। और गैस हम लोगों को डोमेस्टिक गैस भी मिलती है और बाहर से इंपोर्ट होकर भी गैस आती है। डोमेस्टिक गैस की हिस्सेदारी लगभग 10% हमारे टोटल मिक्स में रहती है। सिर्फ 10% होती है? जी 10% होती है। लेकिन जो कैबिनेट का फैसला हुआ उससे कीमतें इस डोमेस्टिक वाले कंपोनेंट की कम होंगी, एक बात यह है। दूसरी बात यह कि जो फॉरेन कंपोनेंट है गैस का उसमें भी काफ़ी कमी कीमतों में आई है। जो स्पॉट गैस हम लोग अब खरीद रहे हैं वो आप समझिए लगभग $14 पर MMBTU पे खरीद रहे हैं, जबकि कुछ महीना पहले $60 $65 पे भी गैस मिल रही थी। तो कमी जो है वो डोमेस्टिक गैस में भी आई है, अंतर्राष्ट्रीय गैस की कीमतों में भी आई है, और जो यूरिया हम थोड़ी बहुत इंपोर्ट करते थे उसकी कीमतों में भी कमी आई है। तो सब कुछ अगर जोड़ लीजिए, लास्ट ईयर हमारा खर्चा जो यूरिया पे सब्सिडी में हुआ था वो लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए था, मोटा मोटा बता रहा हूँ। इस साल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम 1 लाख करोड़ से काम चला लेंगे, तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए की बचत होनी चाहिए। तो ये जो अगले कारोबारी साल के लिए जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो आवंटन किया गया बजट में, तो आपको लगता है कि इस पर ज्यादा नहीं मांगना पड़ेगा? क्योंकि पिछले कारोबारी साल में तो हमको पूरी ऐसी आशा है कि 1,75,000 करोड़ रुपए में काम चल जाना चाहिए आसानी से, क्योंकि यूरिया में मैंने बताया आपको बचत होगी। और वैसे अगर आप DAP और MOP बाकी खादों को भी देखें तो जो खाद एक ज़माने में $900 से ऊपर चली गई थी DAP की कीमतें, अब वो घट के $550 $550 के आसपास चल रही हैं। इसी तरह से MOP की कीमत पिछले वर्ष $590 थी, इस वर्ष $422 हुई है। तो सभी खादों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरी हैं, क्योंकि जो वॉर का असर था वो ख़त्म हो रहा है। कई चीज़ें हुई, मतलब प्री यूक्रेन लेवल पे हम लोग पहुंच गए। प्री यूक्रेन लेवल पे तो अभी पूरी तरह से नहीं आए, लेकिन हाँ आ रहे हैं। और 2 कारण इसमें रहे हैं। एक तो ये है खैर कि खेती तो दुनिया भर में उतनी ही ज़मीन पे होती है, तो खाद की खपत बहुत ज़्यादा बढ़नी है, घटनी नहीं है कभी भी। तो अगर खाद को रोक भी लेंगे मैन्युफैक्चरर्स कुछ दिनों के लिए और कीमतें हाई कर देंगे, अंत तो खाद निकालनी ही पड़ेगी। करेंगे क्या उस खाद का? तो एक और सवाल ये है, परमानेंट नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूँगा कि हमने, इंडिया ने बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से ये किया कि हम किसी भी एक देश पे निर्भर ना रहें खाद की आपूर्ति के लिए। तो कोशिश करके ब्रॉड बेस किया हम लोगों ने। मोरक्को से बात कर रहे हैं, इजिप्ट से बात कर रहे हैं, जॉर्डन से, ओमान से, बहुत सारे देशों से खाद आती है। तो किसी भी एक देश पर अगर हमारी निर्भरता ज़्यादा होती है तो हम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के फ्लक्चुएशन के ज़्यादा विक्टिम होंगे। लेकिन अगर हम ब्रॉड बेस कर लेते हैं, कनाडा से, इजराइल से, सब जगह से लेते हैं, तो ये दिक्कत कम आएगी। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी के तौर पे रही कि हमने बहुत सारे देशों से खाद लेनी शुरू करी है और उसको हम आगे बरकरार रखेंगे। एक सवाल मुझे नेचुरल गैस प्राइसिंग को लेकर के है कि जिस कमेटी की सिफारिश के आधार पर इसको सरकार ने मंजूरी दी है, उसने ये भी कहा था कि हम लोग 2026 तक नेचुरल गैस के प्राइस को बिल्कुल डी कंट्रोल कर दे। फर्टिलाइजर सेक्टर क्या तब तक तैयार हो जाएगा डी कंट्रोल तरीके से गैस को खरीदने के लिए? अभी तो जो कैबिनेट का फैसला आया उसमें डी कंट्रोल करने की कोई बात करी नहीं गई है, तो इसके बारे में थोड़ा प्रीमेच्योर है कि हम इस पे चर्चा करें। लेकिन जो भी कुछ होगा, जैसा मैंने कहा, फर्टिलाइजर उपलब्ध करानी ही है किसानों को, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और ये प्रायोरिटी है। तो कुछ भी होता है, जो भी होगा, कीमतें बढ़ेंगी घटेंगी, फर्टिलाइजर जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। आपने देखा होगा कि जब कीमतें बहुत बढ़ी तब भी फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया गया और कोई भी कीमत बढ़ाई नहीं गई। किसानों को जिस मूल्य में पहले मिल रहा था
लेकिन उसी एक मूल्य में दिक्कत- देते रहे। एक दिक्कत ये होती है जब भी फर्टिलाइजर खरीद के लिए सीजन आता है तो आमतौर पर कालाबाजारी शुरू हो जाती है, उपलब्धता में कमी आने लगती है। तो जो अगला सीजन है उसके लिए आप कितने तैयार हैं? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जितनी सीज़न की आवश्यकता हो खरीफ की या रबी की, सीज़न के शुरुआत में उसका 30% स्टॉक अगर हमारे पास है तो हम लोग मानते हैं कि सफिशिएंट स्टॉक है, कोई समस्या नहीं आएगी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस खरीफ सीज़न में यूरिया की जो आवश्यकता आंकी गई है 170 लाख मीट्रिक टन आंकी गई है, और उसके विपरीत 65 लाख इस समय हमारे पास मौजूद है स्टॉक्स में, तो 30% से बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से अगर आप डीएपी को देखेंगे 55 लाख टन की आवश्यकता है, और आज की तारीख में हमारे पास 33 लाख टन यानी 60% लगभग Carry over उपलब्ध है गोदामों में। तो बहुत पर्याप्त उपलब्धता है, कहीं पर भी कोई कमी नहीं है फिलहाल। कमी नहीं आएगी। तो ये एक और चीज, आप लोगों ने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया था, नैनो यूरिया लाया था, अब नैनो डीएपी ला रहे हैं। तो क्या रोड मैप है नैनो डीएपी के को बाजार में लाने का, और किन किन कंपनियों से बातचीत चल रही है, और इससे सब्सिडी पर कितना असर पड़ेगा? नैनो डीओपी को 2 कंपनियों ने पेटेंट लिया है, एक इफ्को ने लिया है पेटेंट, और दूसरी उत्पादन कोरोमंडल की है, CIL की।